हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 को, जो कि क्लास 12th की सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर है। यानी कि कुल मिला के हमने सभी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे अपलोडेड है, जाओ देखो। और कुछ भी आप कहना चाहते हो तो आप कमेंट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गठबंधन क्या होता है, गठबंधन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि गठबंधन से क्या मतलब होता है। मेरे ख्याल से आपके लिए ये वर्ड कोई बिल्कुल नया वर्ड तो नहीं होगा। देखो, जब भी कभी कोई एक पार्टी लोकसभा में अपना बहुमत नहीं बना पाती है, यानी बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए हमको, 272। अगर लोकसभा में कोई पार्टी बहुमत नहीं बना पाती है तो वो और भी जो पार्टियां हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टियों को ऐड करती है अपने में और फिर सरकार बनाती है। इससे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्टी दो हो सकती है, पार्टी कितनी भी हो सकती है, बस लोकसभा में उनका बहुमत होना चाहिए। ठीक है, अब गठबंधन की राजनीति है, इसकी जो शुरुआत है उसको 1989 के बाद माना जाता है। 1989 के जो आम चुनाव हुए थे उसके बाद से माना जाता है कि भारत की राजनीति में गठबंधन का युग देखने को मिला है, गठबंधन की स्टार्टिंग देखने को मिली है। ठीक, इसका कारण क्या था, क्यों हमको गठबंधन देखने को मिला? तो इसके सबसे पहला कारण देखो, लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लग गया तो कोई मतलब कांग्रेस जितनी कोई मजबूत पार्टी अभी इतनी नहीं थी कि वो बहुमत लेके सरकार बना ले। हाँ, वो कांग्रेस को पीछे छोड़ देती थी, कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लाती थी, लेकिन बहुमत नहीं प्राप्त करती थी। तो ये जो कांग्रेस के प्रभुत्व का जो अंत हुआ, तो ये कोई पार्टी जो है वो बहुमत नहीं ला पा रही थी। दूसरा, ये तो क्षेत्र स्तर पे जो छोटे छोटे क्षेत्रों से जो पार्टियां आने लगी थी, ये इन्होंने क्या राजनीति को प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया था। ये ना तो ये मतलब पूर्ण बहुमत बना पाती थी और ना ये दूसरे को बनाने देती थी। ठीक है ना, ना खुद सरकार बनाएंगे ना तुम्हें बनाने देंगे। भाई साहब, गठबंधन फिर इन्होंने गठबंधन का रास्ता चुना कि चलो गठबंधन से ही जो है वो हमारी और तुम्हारे दोनों की सरकार आ जाए। ठीक, तो भारत के सामाजिक और जो क्षेत्रीय स्तर पे जो विविधताएं हैं, भारत की अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग जो अपना हर राज्य का अपना एक अलग एक विशेषता है, इसने भी गठबंधन को जो है वो मतलब इसकी वजह से भी गठबंधन आया। यानी कि जो क्षेत्रीय स्तर पे जो पार्टियां हुआ करती थी, जो अपने अपनी स्टेट लेवल पे जो अपने राज्य के लिए आवाज उठाया करती थी, जो जो क्षेत्रीय पार्टी थी, इससे भी गठबंधन का जो है ये चीज सामने देखने को आई। देखो, गठबंधन सरकारें आमतौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलती हैं। CMP, नेशनल फ्रंट 1989, यूपीए और एनडीए, ये गठबंधन की प्रमुख सरकारें रही हैं भारत में। ठीक, इस राज्यों का गठबंधन से देखो राज्यों का प्रतिनिधित्व और संघीय ढांचा मजबूत हुआ है। लेकिन कई बार हुआ है कि सरकार अस्थिर रही है और इसी वजह से निर्णय लेने में जो है वो दिक्कत होती है। आपने देखा होगा, इसी आपने पढ़ा होगा कि कैसे सरकारें बहुत जल्दी जल्दी मतलब जैसे ही अविश्वास आ जाता है, भाई साहब किसी पार्टी ने अपना गठबंधन वापस ले लेते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं, तो गठबंधन चलाना थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है। लेकिन आज
गठबंधन की जो राजनीति है भारतीय लोकतंत्र की एक स्थायी व्यवस्था बन चुकी है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम से हम देख रहे हैं भारत में गठबंधन की सरकार जो है वो चल रही है, किसी एक पार्टी ने बहुमत नहीं लिखा है। अभी आज अगर हम बात कर रहे हैं 2026 में, तो आज भी केंद्र में गठबंधन की सरकारें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कुछ समझ में ना आया हो, कोई आपको कोई डाउट हो या कुछ भी आप सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा लगता हो चैनल वीडियो हमारा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, एक दलीय प्रभुत्व का अंत, इससे क्या मतलब है? देखो, कांग्रेस लंबे समय तक चला, प्रभुत्व कमजोर हुआ। अच्छा, कांग्रेस का लंबे समय तक चला, प्रभुत्व कमजोर हुआ, ठीक है, और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर नई पार्टियां उभरी हैं। आज़ादी के बाद लगभग 1947 से 1967 तक भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का कह सकते हैं दबदबा रहा। लगातार चुनाव जीतने की वजह से एक दलीय प्रभुत्व, वन पार्टी डोमिनेंस कहा गया इसको। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, समय के साथ साथ चीजें बदलने लगती हैं। यही हुआ कांग्रेस के साथ। अब ये क्यों खत्म हुआ कांग्रेस का प्रभुत्व? क्योंकि नई जो पीढ़ी है, नई और बदल जो पीढ़ी है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, सरकार से जो उनकी जो डिमांड है, वो बदलने लगी थी। अब ये जो पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी जो आई है, इनको सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए सरकार से, इनको भाई साहब रोजगार चाहिए, इनको विकास चाहिए, सरकार से जवाबदेही चाहिए। तो ये रीज़न था कि कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हुआ है, जिसको हम एक दलीय प्रभुत्व के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने वाले हैं, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। क्षेत्रीय मुद्दे और स्थानीय पहचान पर आर्थिक दलों की ताकत बढ़ी। ये दल केंद्र की राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभाने लग गए। देखो, पहले भारत की राजनीति ज्यादातर जो है राष्ट्रीय पार्टियों जैसे कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन समय के साथ साथ लोगों को लगने लगा कि जो हमारे जो स्थानीय समस्याएं हैं भाई, ये केंद्र से ठीक नहीं होंगी, सेंटर से नहीं ठीक होने वाली है। हमारे क्षेत्र स्तर पर जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये हमारी तकलीफ, ये हमारा दुख दर्द, ये हमको बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। अब बात आती है कि ये दल क्यों मजबूत हुए। देखिए, स्थानीय मुद्दे पर इन्होंने फोकस किया। क्षेत्रीय, पहला इन्होंने स्थानीय मुद्दे पर फोकस किया। देखो, क्षेत्रीय दल सीधे अपने राज्य की समस्या की बात करते थे, जैसे पानी, भाषा, रोजगार, किसान पहचान। अब इससे लोगों के अंदर ना इन पार्टियों के लिए विश्वास आने लग गया। लोगों को लगने लगा कि ये हमारी बात कर रहे हैं, ये हमारी समस्याओं को समझ रहे हैं। दूसरा रीजन क्षेत्रीय दलों के प्रभाव का, राष्ट्रीय दलों की कमजोरी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब जो राष्ट्रीय दल है वो हर क्षेत्र की अलग अलग जरूरतें वो समझ ही नहीं पा रहा था, तो उसको पूरा क्या करेगा, मतलब ऐसा लोगों को लगता था। ठीक, तो भाई लोगों ने सोचा भैया कुछ नया ऑप्शन ट्राई किया जाए, नए विकल्प को तलाशा जाए। तीसरा प्रभाव क्या था? लोकतंत्र का विस्तार। देखो, जैसे जैसे लोकतंत्र गहरा होता गया, लोगों की भागीदारी बढ़ी, लोग एजुकेटेड होने लग गए।
नई राजनीतिक ताकतें उभरने लगी। इसका असर ये हुआ कि जो क्षेत्रीय दल है केंद्र की राजनीति में क्या कह रहा है, निर्णायक भूमिका निभाने लगे। गठबंधन सरकारें बनने लगी। राज्य की आवाज सेंटर तक पहुंचने लगी। यानी राजनीति ज्यादा संतुलित और सहभागी हो गई और लोगों को लोकतंत्र में विश्वास होने लगा। ठीक है, इस पॉइंट में कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। देखो, मंडल राजनीति और सामाजिक न्याय 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई। चलिए इसको समझते हैं कि ये मंडल आयोग क्या था। देखो, 1980 के दशक तक भारतीय राजनीति में कुछ सामाजिक वर्ग सत्ता और नौकरियों से ज्यादा हावी थे। जो पिछड़े वर्ग थे, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। यहीं से सामाजिक न्याय का जो है सवाल वो शुरू हो जाता है। क्योंकि देखो, भारत विविधता वाला देश है और हम और आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारत की मेंटेलिटी क्या थी, लोग कैसे नीची जाति के, मतलब भारत में जात पात कितना ज्यादा था, अभी भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल पर आ चुका है कि हाँ बिल्कुल समानता हो चुकी है, नहीं। गांव में जो पिछड़े जो राज्य हैं जहाँ पर बहुत एजुकेशन नहीं है, वहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। एजुकेटेड एरिया में मिलती हैं बट उतनी नहीं मिलती है जितनी कि गांव देहात जगहों पे मिलती है। तो उसी के लिए मंडल आयोग आया। तो आप समझते हैं कि मंडल आयोग था क्या। देखो, 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ। ठीक है, मंडल आयोग 1979। इसका उद्देश्य क्या था, चलो समझते हैं। देखो, जो अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी, इसकी स्थिति को पढ़ना, जानना, इसका अध्ययन करना, यानी कि इसका सर्वे करना। ठीक, उसके बाद ओबीसी को 27% आरक्षण की बात इसने की और ये बोला गया कि जब ओबीसी को 27% आरक्षण जो मिलेगा उससे सामाजिक न्याय की जो राजनीति मजबूत होगी, समाज में न्याय उत्पन्न हो पाएगा। क्योंकि जो छोटी जाति के लोग थे ना, लोग उनको शिक्षा भी नहीं लेने देते थे, तो उनके लिए पढ़ना और उसके बाद अपना विकास कर पाना मुश्किल था। तो वो जो छोटे जाति के जो छोटी जाति के लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, वो अपने आप को भारत में सुरक्षित महसूस कर सके, समान महसूस कर सके, इसके लिए उनको आरक्षण दिया गया। ठीक है, और ये मंडल आयोग था, इसने स्टार्ट किया। अब देखो, मंडल राजनीति कब शुरू हुई, 1990 में। 1990 में मंडल क्या शुरू हुई, राजनीति। ठीक है, प्रधानमंत्री वीपी सिंह, पीएम कौन थे, वीपी सिंह। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। इसके बाद देश भर में देखो भाई साहब, आज भी जब आपने देखा यूजीसी आया तो उसके लिए कितने सारे प्रोटेक्ट वो हुआ, क्या बोलते हैं उसे, प्रोटेस्ट वगैरह। तो सोचो आज 2026 में ये हालात हैं तो 1990 में क्या हुआ होगा। देश भर में जोरदार बहस और आंदोलन हुए। अब समर्थन भी देखो, कुछ लोग, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया, हर चीज के पॉजिटिव भी लोग मिलेंगे आपको बोलने वाले और नेगेटिव भी। तो क्या हुआ, कुछ लोग इसके सपोर्ट में आए, कुछ लोग विरोध में आए। और जब दोनों सामने आए तो देखो, सरकार ने जब इसके लिए सर्वे कराया था तो कुछ सोचकर इसको लेकर आई थी। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है कि हर वर्ग को शिक्षा, नौकरी और उनको सत्ता में आने का समान अवसर मिले। पिछड़े वर्गों को राजनीतिक पहचान दी। इससे मंडल आयोग को इसलिए लाया गया था
ठीक है। अब इसने क्या किया, पिछले वर्गों को, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको राजनीतिक पहचान दी, सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ाई। इसका असर क्या हुआ देखो, राजनीति में नए सामाजिक समूह बनने लगे, जाति आधारित राजनीति मजबूत हो गई, लोकतंत्र ज्यादा समावेशी बनने लग गया। ठीक है, नए सामाजिक समूह राजनीतिक सक्रिय हुए। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट, आगे चले, लाइक कर देना। चलो, पहचान की राजनीति से क्या मतलब है, धर्म, जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटा पाने लगा। अच्छा, ये लोकतंत्र को सहभागी भी बनाता है, कई बार विभाजन की भी बात करता है। चलो इसको समझते हैं। क्या, जब राजनीति जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या संस्कृति जैसी पहचान के आधार पर की जाती है तो उसे पहचान की राजनीति कहते हैं। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर जब आप, या संस्कृति के आधार पर जब आप पहचानते हो तो इसे पहचान की राजनीति कहते हैं। लोग सोचते हैं कि जो मेरी पहचान से जुड़ा है, जो मेरी जाति का है, जो मेरी भाषा का है, जो मेरे धर्म का है, वो मेरी समस्या समझेगा। समझ रहे हो? अब पहचान की राजनीति क्यों बढ़ी, क्यों बढ़ी है पहचान की राजनीति, क्यों बढ़ी, सवाल बनता है। तो इसका रीजन है, पहला, लोकतंत्र का विस्तार। तो मैं पॉइंट्स लिखती हूँ ताकि आप इन, मैंने पॉइंट लिखा और मैंने एक्सप्लेन किया। आप जब भी एग्जाम में आंसर लिखो तो ऐसे पैराग्राफ में लिख के पूरी खिचड़ी मत पकाओ, आपके मतलब सारे नंबर वहीं कट जाएंगे। समझ रहे हो? आप कभी भी पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, मेन पॉइंट, सब पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन, मेन पॉइंट, सब पॉइंट, एक्सप्लेनेशन। आपके मार्क्स, मतलब टीचर को ना ऐसा लगता है कि हाँ भाई बच्चा समझदार है, ये उसको पूरी कहानी पढ़नी नहीं पड़ती, पॉइंट्स देखता है, आपके पॉइंट से समझ जाता है भैया इसको क्या आता है, कितना आता है। समझ रहे हो? चलिए, तो पहचान की राजनीति क्यों बढ़ी, तो पहला पॉइंट लोकतंत्र का विस्तार, अभी समझाऊंगी। दूसरा, सामाजिक न्याय की मांग। और तीसरा पॉइंट, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता। चलिए इनको समझते हैं। लोकतंत्र का विस्तार, अब क्या हुआ था, पहले के अकॉर्डिंग अब ज्यादा लोग राजनीति में शामिल होने लगे थे और अपनी पहचान के साथ आवाज उठाने लगे थे कि हाँ भाई हम फलाने स्टेट से आते हैं, हमारी ये भाषा, हमारी ये संस्कृति है। तो वहां के जो लोग थे वो इस चीज से वो इफेक्ट होते थे, उनको ये लगता था कि हाँ ये बंदा हमारे क्षेत्र का, हमारी भाषा बोल रहा है, हमारे जाति, हमारे धर्म का है, तो ये हमारी समस्या समझेगा। एक भारत में ये चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ठीक है। सेकंड, सामाजिक न्याय की मांग। सामाजिक न्याय की मांग से क्या मतलब है, जो वंचित वर्ग थे, जो पिछड़े जाति के लोग थे, उन वर्गों ने बराबरी और सम्मान की मांग की कि हमें भी बराबरी मिले और हमें भी सम्मान मिले। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता से क्या मतलब है। देखो, भारत में अलग अलग पहचाने हैं जिन्हें राजनीति में जगह चाहिए थी। समझ रहे हो? यानी कि पहचान की जो राजनीति है, आप ये लिख देना एग्जाम में, अगर ये वाले पॉइंट लिखोगे ना तो ये चीज लिखना, तो आपके जो मार्क्स जो है ना मतलब बढ़ जाएंगे। पहचान की राजनीति ने लोकतंत्र को सहभागी बनाया। क्या बोला?
पहचान की राजनीति राजनीति ने लोकतंत्र को सहभागी बनाया, लेकिन इसके साथ विभाजन का खतरा बढ़ा। लेकिन इसके साथ विभाजन का खतरा बढ़ा। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट? एनी डाउट? तो लाइक करें समझ में आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक उदारीकरण और राजनीति से क्या मतलब है? 1991 के बाद आर्थिक नीति एलपीजी मॉडल आई। सरकार की भूमिका बदली, निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ा। इसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हुआ? विकास बनाम समानता की बहस तेज हो गई। चलिए समझते हैं। देखो, आर्थिक उदारीकरण और राजनीति भारत में 1991 के से पहले अर्थव्यवस्था पर सरकार पर ज्यादा नियंत्रण था। 1991 से पहले जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर सरकार का ज्यादा नियंत्रण था, जैसे कि उद्योग, व्यापार और विदेशी निवेश जो था, इन सब के ऊपर सख्त नियम थे। लेकिन देखो, समय के साथ साथ ये सरकार को ये महसूस होने लग गया, ये फील होने लग गया कि ये जो व्यवस्था है ये विकास को धीमा कर रही है। अगर सब कुछ गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी तो फिर विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि भाई साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं। हम इंडिया में रहते हो, यहाँ के जो गवर्नमेंट्स जो एम्प्लॉय है उनको आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सफर करते हैं भाई। तो जब इस सरकार को ये फील हुआ तो उसने क्या चेंजेस किया, चलो समझते हैं कि आर्थिक उदारीकरण क्या है। सरकार 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। इसका मतलब ये था कि जो निजी क्षेत्र है, जो इसमें सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा ज्यादा मतलब आजादी देने की बात की। निजी क्षेत्र, विदेशी निवेश, सरकार को ये लगा कि जो निजी क्षेत्र है उसको थोड़ी आजादी दे दो, सरकार का जो नियंत्रण है उसको थोड़ा कम करो, विदेशी निवेश को थोड़ा बढ़ाओ। समझ रहे हो? अब इसका राजनीति पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? देखो, पहला, विकास केंद्र में आया। सेकंड, सरकार की भूमिका बदली। तीसरा, नई बहस शुरू हुई। चलो इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला देखो, विकास केंद्र में आया। राजनीतिक जो दल थे वो अब रोजगार, निवेश और विकास की बात करने लग गए। दूसरा पॉइंट, सरकार की भूमिका बदली। सरकार उत्पादक से नियंत्रक, रेगुलेटर बन गई। यानी कि सरकार मतलब एक नॉर्मल अपना नियंत्रण रखा था उसने, और लोगों को थोड़ी उसने छूट दी थी थोड़ा, ताकि देश का भी विकास हो सके। देखो, व्यक्ति का विकास यानी देश का विकास। ठीक। तीसरा पॉइंट, नई बहस शुरू हो गई, यानी विकास बनाम समानता की बहस तेज होने लग गई। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, चलिए कोई नहीं, अभी कितने पॉइंट्स हैं। चलो मीडिया और राजनीति को समझते हैं। सबसे पहले राजनीति की जानकारी हमको कहाँ मिलती थी? अखबार पर। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे अब। अखबार, रेडियो तक ये चीजें सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ टीवी,
सोशल मीडिया देखो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मीडिया और राजनीति, पहले राजनीति की जानकारी अखबार और रेडियो तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ क्या हो गया कि जो टीवी है, 24 घंटे की जो न्यूज चैनल है, और जो सोशल मीडिया है, राजनीति में अहम हिस्सा बन गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म ये एक अहम हिस्सा बन गए। क्या कह रहा है कि जो मीडिया की जो भूमिका है वो क्या है? मीडिया क्या करती है? जनता तक जानकारी पहुंचाती है, सरकार और नेताओं से सवाल पूछती है। मीडिया क्या करती है? सरकार और नेताओं से सवाल पूछती है। लेकिन आज की मीडिया नहीं पूछ रही है, इसलिए थोड़ा क्या ही कहे। लेकिन जो मीडिया का जो एक्चुअल काम होता है वो यही होता है, चाटुकारिता करना नहीं होता है। आप किसी की भी गवर्नमेंट है, आप उससे सवाल करो। मीडिया का यही काम है, जनता के जो सवाल हैं वो करो, नेताओं से जवाबदेही की पुष्टि करो, आप जवाब मांगो उनसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता की राय बनाने में मदद करती है, इसीलिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा ना, चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो इसको चौथा स्तंभ कहते हैं। अब इसे देखो, राजनीति पे क्या इफेक्ट आया। चुनाव प्रचार बदला, पहला पॉइंट। रैलियों के साथ साथ अब टीवी डिबेट देखने को मिलते हैं, आपको टीवी पर आपको ऐड देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन सामने आने लगे हैं। दूसरा पॉइंट, नेताओं की जवाबदेही बढ़ी है। गलत फैसले पर सरकार को तुरंत जवाब देना पड़ता है। अगर मीडिया अपना सही से काम करे, अच्छे से काम करे, तो भाई नेताओं को जवाब देने आना पड़ेगा। मीडिया डिबेट करती है सही सवालों पर। मतलब आज की बात को छोड़ो, पहले देखना कि जब मीडिया जब जब किसी एक मतलब जब जनता के पक्ष में मीडिया हुआ करती थी, अभी की तरह नहीं कि या तो इस पार्टी के पक्ष में या तो दूसरी पार्टी के पक्ष में, नहीं। जब मीडिया जनता के पक्ष में होकर सवाल करती थी तो नेताओं को जवाबदेही बढ़ती थी, नेताओं को जवाब देना पड़ता था। तीसरा क्या था कि जनता का निर्माण, मीडिया ये तय करता था कि कौन सा मुद्दा चर्चा में रहेगा। समझ रहे हो? चलिए फटाफट से करते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका। लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया अधिक सक्रिय हुए। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता है, बल्कि इसके लिए कुछ संस्थाएं होती हैं जो इसको चलाती हैं, जो सरकार की शक्ति को संतुलित करती है, उसको थोड़ा नियंत्रित करती है, थोड़ा कंट्रोल करती है। अगर बात करें मेन लोकतंत्र की संस्थाएं, चुनाव आयोग है, न्यायपालिका है, मीडिया है, ये अगर अपना काम अच्छे से करें, संसद है, देखो इनकी क्या भूमिका होती है पहले ये समझो। ये सरकार पर कंट्रोल करते हैं। ये संस्थाएं सुनिश्चित करती है कि सरकार मनमानी ना करे, संविधान की रक्षा हो। न्यायपालिका संविधान के मूल्यों की रक्षा करती है। तीसरा पॉइंट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। फिलहाल देखो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आज 2026 की मैं बात करूं तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत सवाल उठते हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, आप इसको डिटेल में जाके चेक करना, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो है वो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। समझ रहे हो? जनता की आवाज, संसद और मीडिया ये जनता की आवाज है, ये लोगों की समस्याएं सामने लाते हैं।
इसका राजनीति पे क्या असर पड़ता है? सरकार की जवाबदेही बढ़ती है, सत्ता का दुरुपयोग जो है वो रुकता है। कोई भी पार्टी जो है ना वो तानाशाही नहीं कर पाती है। जब अगर ये चीजें अगर सही से काम करे ना, इनका ईमानदार होना, इनका निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। एक लोकतांत्रिक देश में ये संस्थाएं अगर निष्पक्ष होंगी तो कोई भी गवर्नमेंट, किसी की भी सरकार आएगी, वो कभी भी तानाशाह नहीं हो सकती है, वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई डाउट उस टॉपिक में? आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। राजनीतिक संस्कृति का सीधा सा मतलब है कि लोग राजनीति को कैसे देखते हैं, सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं और राजनीति में कैसे हिस्सा लेते हैं। यानी जनता और नेताओं का सोचने, काम करने का तरीका, इसको बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। ये बदलाव क्यों आया है? पहला पॉइंट, शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है। सेकेंड पॉइंट, मीडिया और सोशल मीडिया प्रभावी हुआ है। तीसरा, नए सामाजिक समूह की भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, गठबंधन और प्रतिस्पर्धा की राजनीति देखने को मिली है। और फटाफट से कवर करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। गठबंधन और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर। ये पिछला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि राजनीति की संस्कृति क्या होती है? देखो वापस से बताती हूँ, राजनीति संस्कृति का मतलब है लोग राजनीति को कैसे देखते हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और राजनीति में वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से हिस्सा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनता और नेताओं के जो एक सोचने का तरीका है, काम करने का जो तरीका है, उसको राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समकालीन राजनीति की प्रकृति। आज की भारतीय राजनीति बहुदलीय है, गठबंधन आधारित है, विविधतापूर्ण है। ये लोकतंत्र को जीवंत बनाती है लेकिन स्थिरता को भी चुनौती देती है। यानी ये जो आज की भारतीय राजनीति की बात करें, इसमें बहुत सारे दल आ गए हैं, गठबंधन की सरकार बनने लगी है, बहुत विविधताएं देखने को मिली हैं। कोई पार्टी जाति के नाम पर आती है, कोई धर्म के नाम पर आती है, कोई सामाजिक मुद्दे उठा के लेकर आती है, कोई महिलाओं के पक्ष में आती है। ठीक है, इससे लोकतंत्र की जो जो जीवंत है वो बनी हुई, यानी कि लोकतंत्र इससे मरेगा नहीं। लोकतंत्र को ये चीजें जिंदा रखती हैं। लेकिन साथ ही क्या होता है, ये जो गठबंधन की सरकारें आती है, इनका कुछ अता पता नहीं होता, ये कब गिर जाए, मतलब ये स्थिर नहीं हो सकती। ये स्थिरता के लिए एक चुनौती है। ठीक है, चलिए फटाफट से इस पॉइंट को एक छोटे से पॉइंट में समझ लेते हैं। कुछ चंद लाइन में इसको मैं आपको समझा देती हूँ, आप चाहो तो इन पॉइंट्स को लिख लो। पहला क्या, चलो समझते हैं। देखो, समकालीन राजनीति आज के समय की भारतीय राजनीति को दर्शाती है। यह बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, गठबंधन की सरकार इसकी प्रमुख विशेषता है। क्षेत्रीय स्तर पे तो छोटे छोटे दल हैं, इनकी भूमिका भी मजबूत हुई है। सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति महत्वपूर्ण बन गई है। विकास और अर्थव्यवस्था ये राजनीति के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। यानी कोई भी गवर्नमेंट आएगी, लोग सीधा विकास की बात करते हैं।
विकास और आर्थिक विकास, ऐसा नहीं कि भैया सब कुछ तो पैसा ही है, मनी मनी मनी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के बात करने लगे हैं। मीडिया और तकनीकी का राजनीति पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ने लगा है। देखो, मीडिया चाहे काम सरकार के पक्ष में करे या विपक्ष में करे, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप अपने गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन आपकी मीडिया आपको दिखाई नहीं रही है वो चीज, रियल मुद्दे मीडिया नहीं उठा रही है, तो वो जो मीडिया जो दिखाती है लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। मीडिया ने दिखाया कि हाँ, सरकार ने इतनी 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 भर भर की स्कीमें लॉन्च कर दी हैं, चाहे वो जमीनी स्तर पे वो स्कीम ना आई हो, लेकिन मीडिया ने दिखा दिया तो लोग उसमें बिलीव करने लगते हैं। समझ लो कि मीडिया का कितना कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखो, राजनीति, अपने पॉइंट पर हम आते हैं कि राजनीति अधिक सहभागी हो चुकी है, प्रतिस्पर्धा इसमें बढ़ चुका है। प्रतिस्पर्धा और सहभागी, पिछले वाले पॉइंट से आप इसको ऐड कर सकते हो। केंद्र और राज्य के बीच एक संतुलन बढ़ा है। समकालीन राजनीति में विविधतापूर्ण लेकिन चुनौतियों से भरी हुई है। ये था चैप्टर 8। और यहाँ से 12th क्लास की ये पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक कंप्लीट होती है। किसी तरीके की कोई भी आपको डाउट हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद अब आप बताओ, क्या मैं हर चैप्टर की शॉर्ट वीडियो में समरी बना के ले आऊं, या फिर एक काम करते हैं, हर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं अगली वीडियोस में वो ले आती हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।